साल 2000 में भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, छत्तीसगढ़। पर एक मिनट, क्या ये सच में नया था? इसकी कहानी तो महाकाव्यों से जुड़ी है, हजारों साल पुरानी है। चलिए आज इसी गौरवशाली सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। हाँ, साल था 2000। ये वो साल था जब भारत का नक्शा एक बार फिर बदला और एक नया राज्य हमारे सामने आया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सच में कोई नई बनावट थी या फिर ये एक ऐसी प्राचीन पहचान का पुनर्जन्म था जो सदियों से इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई थी। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे चलना होगा। तो चलिए समझते हैं इस राज्य के जन्म की कहानी को, एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि हजारों साल के इतिहास में हैं। इस सफर में हम सबसे पहले चलते हैं महाकाव्यों के दौर में, क्योंकि इस जगह की पहचान इतनी पुरानी है कि इसका जिक्र रामायण जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। रामायण काल में इस पूरे इलाके को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी हुआ करती थी शिरपुर। और जरा सोचिए, मान्यता तो ये भी है कि भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा यहीं गुजारा था। मतलब छत्तीसगढ़ नाम आने से बहुत पहले ही इस भूमि की एक अपनी गहरी पहचान थी। समय आगे बढ़ा और सदियों तक दक्षिण कोसल बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा रहा। सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य के समय यहां बौद्ध धर्म फैला। फिर गुप्त काल में छोटे छोटे राजवंशों ने राज किया। लेकिन कहानी में असली मोड़, एक बड़ा ट्विस्ट आया 925 ईसी के आसपास, जब एक बहुत ही ताकतवर स्थानीय राजवंश उभरा, कलचुरी। और इन्हीं लोगों ने इस जगह की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से शुरू होती है छत्तीसगढ़ों की कहानी और हमें मिलता है वो नाम जो आज इस राज्य की पहचान है। वो नाम है छत्तीसगढ़। कमाल की बात यह है कि इसका सारा राज इसके नाम में ही छिपा हुआ है। 36 यानी कि 36 और गढ़ यानी किले या फोर्ट्स, 36 किले। ये संख्या 36, यही है इस पूरे इलाके की पहचान की चाबी। पर सवाल यह है कि भाई ये छत्तीसगढ़ आखिर आए कहां से? इसका पूरा श्रेय जाता है कलचुरी राजवंश को। उन्होंने यहां सदियों तक राज किया, पर वो सिर्फ शासन नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने पूरे इलाके को एडमिनिस्ट्रेटिवली 36 हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें कहा गया गढ़। और यही व्यवस्था इस भूमि की नई पहचान बन गई और इसे नाम मिला छत्तीसगढ़। लेकिन ये जो नई पहचान बनी थी, ये हमेशा के लिए नहीं थी। जल्द ही बाहरी ताकतों का दौर शुरू हुआ और ये पहचान धीरे धीरे धुंधलाने लगी। यहां कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है। देखिए, एक तरफ थे कलचुरी, वो स्थानीय शासक जिन्होंने छत्तीसगढ़ों की पहचान को गढ़ा था। और फिर 1741 के बाद आए मराठा, जो नागपुर से शासन करने वाली एक बाहरी शक्ति थे। उनका शासन अक्सर काफी कठोर माना जाता था, जिससे लोगों में काफी बेचैनी भी फैल गई। और फिर देखिए सत्ता कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ जाती रही। 1741 में मराठों ने कलचुरियों का राज खत्म किया। 1818 आते आते अंग्रेजों का दखल बढ़ने लगा और आखिरकार 1854 में ये पूरा का पूरा इलाका सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश राज में तो मानो छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान को कागजों पर लगभग खत्म ही कर दिया गया। इसे नागपुर प्रांत और बाद में मध्य प्रांत जैसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का बस एक हिस्सा बना दिया गया। वो जो नाम था छत्तीसगढ़, अब वो एक अलग पहचान नहीं बल्कि सिर्फ एक इलाका बनकर रह गया था। लेकिन पहचान की चिंगारी लोगों के दिलों में तो जिंदा थी। जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो छत्तीसगढ़ से भी कई नायक सामने आए। पंडित सुंदरलाल शर्मा, हनुमान सिंह और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे नेताओं ने सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपनी स्थानीय पहचान की उस लौ को भी जलाए रखा। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे अहम अध्याय शुरू हुआ। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए एक अलग राज्य की मांग हमेशा उठती रही। दशकों के शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ ने भारत के 26वें राज्य के रूप में एक बार फिर जन्म लिया। तो देखा जाए तो ये कहानी एक चक्र के पूरे होने की है। दक्षिण कोसल से छत्तीसगढ़ और फिर एक आधुनिक राज्य के रूप में पुनर्जन्म। हजारों साल की इस जबरदस्त विरासत को लेकर अब सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।